वॉट आई थिंक कि कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो स्ट्रगल होता ही है। meet their clients. राइट, जैसा कि आपने अभी बताया कि अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आपने ग्रे शोभा को 2015 में चालू किया था। इनिशियल डेज में आप ऑडियंस तक पहुंचते कैसे थे अपनी चीज़ों को लेके? क्योंकि इनिशियल में तो अगर कोई भोजूबीर में है या फिर कचहरी पे तो लोगों को पता नहीं कि ग्रे शोभा कहाँ पे है या कैसे कर रहा है। अराइज होता है कि आपने बहुत कुछ झेल के आप यहाँ तक आए हैं, आपको आपकी झोली में किसी ने ये चीज़ नहीं दी। एग्जैक्टली लाइक तो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जो कि ऑल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो इस ऑल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी के साथ आप अपना पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करते हो? राम बाढ़ एक सूर्योदय की तरह एक डिजिटल मार्केटिंग जैसा एक वर्ड आया आफ्टर 2020। वजह से मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आता है कि तुम अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी कर लेते हो, तुम दोनों स्टोर भी मैनेज कर लेते हो, तुम अपने वाइफ के स्टोर में भी उनको हेल्प कर देते हो, तो एंड उसके बाद एक यूट्यूब चैनल कैसे चालू कर दे रहे हो, यू नो, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट विल मेक सेंस समडे। So hello, namaste, sat shri akal. This is your favorite Ashwin Pandey from Mastermind Gurukul, and I'm very thrilled to have a very special guest on our show. So Mr. Jay, welcome to our show. Thank you. And आगे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में, और इस चीज़ को आपने अपने बिजनेस को कैसे यहाँ तक पहुँचाया है। राइट, सो ये सारी चीज़ जानने से पहले शुरुआत करते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, लाइक आपका एक्सपीरियंस, आपने शुरुआत इसको अपने बिजनेस को टेक ओवर कब किया और कैसे इंटरेस्ट आया आपके बिजनेस में? व्हाई नॉट जॉब? ओके, तो उसके पहले मैं बताता हूँ कि मैं ऑब्वियसली एक जगह जॉब कर रहा था। सो माई बैकग्राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम माई स्कूलिंग। मैंने बनारस से ही स्कूलिंग अपनी की है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशंस दिल्ली में किया एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पुणे में किया। उसके बाद मैंने जॉब की है मुंबई में एंड उसके बाद कुछ समय बाद आई केम बैक टू वाराणसी एंड यू नो जॉइंड माई पेरेंटल बिजनेस। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट जॉब? कैन यू प्लीज? तो मेरा एक्सपीरियंस एक नॉर्मल पर्सन जैसा एक्सपीरियंस था कि जिसको कभी भी बिजनेस में नहीं आना था उसको हमेशा जॉब ही करनी थी। आपने कभी सोच लिया था कि बिजनेस में आना ही नहीं है? मैंने सोच लिया था कि मुझे कभी बिजनेस में आना नहीं है और मुझे जॉब ही करनी है थी, और मेरा वही बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी वाला एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट जॉब है एंड देन फुल एनर्जी एंड उसके बाद पैसे आने स्टार्ट हो गए थे, हम लोग यंग थे, वी वर एंजॉयिंग, तो दैट वाज द होल सीन। बट देन वन फाइन डे आई केम बैक टू वाराणसी। एक वेकेशन पे ही आया था, हम लोग को एक हफ्ते का वेकेशन मिलता था, तो हम सैटरडे, मतलब वेकेशन क्या होता था, एक हफ्ते की हम लीव ले पाते थे अपने ऑफिस से, तो सैटरडे संडे की लीव स्टार्ट होती थी एंड देन अगले फ्राइडे सैटरडे तक हम वापस आ जाते थे सो दैट वी कैन रिज्यूम ऑफिस बाय मंडे। सो आई केम बैक एंड वी वर प्लानिंग, माई डैड वॉज प्लानिंग कि वो एक और ब्रांच ओपन करें एंड हम लोग एक जगह देखने गए एंड आई जस्ट सेड कि चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ जगह देखने के लिए। वहाँ जब मैं जगह देखने गया तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड मैं सारी चीज़ें विजुअलाइज करने लगा, मे बी बिकॉज मैंने बचपन से बिजनेस देखा है अपने पापा का साथ में, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें विजुअलाइज करने लगा। एक घर था, जो घर का ग्राउंड फ्लोर था, उसके आगे पेड़ वेड़ सब लगे हुए थे और वहाँ पे कुछ भी बिजनेस रिलेटेड नेटवर्किंग पहले नहीं होती थी, पूरा फ्रॉम स्क्रैच हमें बनाना था, तो वो सारी चीज़ें हमने की एंड चीज़ें आगे बढ़ी एंड देन 2015 में आई स्टार्टेड ग्रे शोभा फर्निशिंग सेकंड ब्रांच। In 2015, yes. What was your experience over there? So मैं 2015 में ही बनारस भी आया था, उसके बाद अपनी कंपनी छोड़ के, एंड जब मैं आया था तो आई थिंक बनारस पूरा हर जगह से टूटा पड़ा था। उसका कारण ये था कि 2014 में बीजेपी आई थी और पूरी तरीके से उन्होंने बनारस के सारे रास्ते खोदने चालू कर दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वी वर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो मतलब 10 साल बाहर रहा है, मैं जब बनारस में आया तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, और जिस तरह के रोड्स थे, मैं कमच्छा एरिया पे एक घंटे तक फंसा रहता था, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। तो उसके बाद बट जब मैंने सब कुछ अपने सामने मतलब सब कुछ अपने सामने मैंने बनवाया अपने स्टोर का, फ्रॉम प्लाईवुड वर्क टू पेंट टू एवरीथिंग बाय डिजाइंड बाय मी, वो सब किया, तो जब स्टोर ओपन हुआ तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। सो इफ़ यू आस्क मी एक्सपीरियंस, इट वाज स्ट्रगल इन द बिगिनिंग,
but then it moved to a very thankful feeling. एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक कि कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो स्ट्रगल होता ही है. Correct. अगर स्ट्रगल नहीं होगा ना तो आप वो ग्रोथ वो अपने बिजनेस को वो स्काई रॉकेट आप नहीं कर पाते. True. राइट. सो इसी से एक और सवाल आता है कि ऐसी कौन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बिजनेसमैन ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं शुरुआत में जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं. राइट. तो ऐसी कौन सी चीज़ आपके हिसाब से है जो कि लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं एज अ बिजनेसमैन? सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है वो ये सोचते हैं कई बार कि जो हमारे कस्टमर्स या ऑडियंस जिनको आप कह सकते हैं उनको शायद काफ़ी सारी जानकारी नहीं है. और जब वो स्टार्ट करते हैं मतलब मैंने स्टार्ट किया है तो फ्रॉम द स्क्रैच मैं बता सकता हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई भी प्रोडक्ट हम किसी भी रेट पे बेच सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि टू स्टार्ट विथ इस तरह की मिथ्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए जब आप स्टार्ट करें. तो क्योंकि ऑडियंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेयर है और उनको पता है कि उनको क्या चाहिए. तो कभी भी अपने ऑडियंस को अपने कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने का नहीं सोचना चाहिए. तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई फील इज़ पीपल अंडर एस्टिमेट देयर क्लाइंट्स. राइट. जैसा कि आपने अभी बताया कि अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आपने ग्रे शोभा को 2015 में चालू किया था. तो चालू करना ठीक है, चालू बहुत लोग करते हैं, बट आपने इस मुकाम तक लेके आया ग्रो शोभा को. दैट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल आउटलेट और बनारस में सब लोग जानते हैं इसको. ठीक है, अपनी फर्निशिंग की सारी चीज़ें लोग यहीं से परचेज़ करना चाहते हैं और एक रेनाउंड बिजनेस है ये. तो आपने इस चीज़ की इनिशियल मार्केटिंग कैसे की उस वक्त? मतलब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? क्योंकि उस वक्त ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम लोग जानते थे और बहुत कम था. तो आपने इनिशियल डेज में कैसे लोगों तक पहुँचा आपने? तो यार जब मैं बनारस आया था 2015 में, हमारा स्टोर 1980s के टाइम का एक स्टोर था जो कि सिगरा पे था, नटराज सिनेमा के सामने. इट वाज अ 300 स्क्वायर फीट शोरूम एंड वहाँ पे सब कुछ जो मैं आज यहाँ बेचता हूँ वो सब वहाँ भी बिकता था. तो कैसे बिकता था मुझे नहीं पता. तो बट तब की बात अलग थी, तब का स्टाइल ऑफ बिजनेस अलग था. जब हमने एक नया स्टोर ओपन करने का सोचा 2015 में, तो मेरा एक माइंडसेट था कि मैं इसको प्रॉपर ब्रांडिंग से स्टार्ट करूँगा. तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज मैंने एक लोगो डिज़ाइन करवाया एंड दैट आई गॉट इट डन फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन मुंबई. उसके बाद एक एक स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, बट मैंने ये ज़रूर फोकस किया कि मैं ब्रांड को इस्टेब्लिश करूं. एक बनारस का इनग्रोन ब्रांड जो है उसको इस्टेब्लिश करूं. चाहे हमारे हैंडबैग्स भी बने तो उसमें भी एक लोगो का प्रॉपर यूसेज हो, उसकी डिज़ाइंस को कोई गलत तरीके से स्ट्रेच करके ना प्रिंट कर दे. सो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का, यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड की बात करो तो एक यूनिफॉर्मिटी रहे हमारे दोनों स्टोर्स की. तो ये सारी चीज़ों पे मैंने स्टार्ट किया फोकस करना. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं आज भी वही लोगो और आज भी वही चीज़ यूज़ करता हूँ. अब जो ट्रेडमार्क भी हो गया है. तो फ्रॉम डे वन आई थॉट कि जो मैंने अपने MBA डेज में पढ़ा था ब्रांडिंग को लेके, उसको क्यों ना यूज़ किया जाए. बुक नॉलेज को उसमें डालें, फिर देखिए क्या होता है. इट इज़ मोर द मेरियर. तो उस थॉट से हमने आगे बढ़ा एंड आई थिंक टुडे आज लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उस लोगो को, उस ब्रांड को. एग्जैक्टली. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इन माय बिजनेस. एंड इनिशियल डेज में आप ऑडियंस तक पहुंचते कैसे थे अपनी चीज़ों को लेके? क्योंकि इनिशियल में तो अगर कोई भोजूबीर में है या फिर कचहरी पे तो लोगों को पता नहीं कि ग्रे शोभा कहाँ पे है या कैसे कर रहा है. तो हाउ लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू रीच like so traditionally if you know अश्विन, पहले ना बैनर्स लगते थे. राइट. तो बहुत सारी कंपनीज हमारे पास आती थी जो मीडिया हाउसेस थे, वो आते थे एंड वो बैनर्स लगवाने के लिए बोलते. तो हमने अपने स्टोर की ओपनिंग के टाइम पे बैनर्स लगवाए थे, क्योंकि जहाँ जिस सिटी में आप हैं वहाँ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. दूसरा, हमने दैनिक जागरण एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है बनारस में, हिंदी न्यूज़पेपर है. उस पे हमने ईयरली एक एडवर्टाइजमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था उनसे. जो कि हमने पूरे साल भर हमें डिवाइडेड अटेंशन मिलता था और उस पे हम जब चाहें अपनी ऐड डाल सकते थे. तो दैट वाज आल्सो फॉर 1 or 2 years वी डिड दैट आल्सो. और इस चीज़ ने आपको बेनिफिट कैसे किया? लाइक वैसे तो यार आई एम नॉट वेरी मच इनटू
प्रिंट मीडिया, आज मुझसे पूछो तो मैं प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा बिलीव तो नहीं करता हूँ, बट उस समय डेफिनेटली लोग उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पे रिलाय भी करते थे, और न्यूज़पेपर पे ही अगर कोई ऐड आती थी तो लोगों को समझ में आता था कोई नई चीज़ आई है। तो हमारा मेन फोकस था कि हमने नया स्टोर जो ओपन किया है उसको हाईलाइट करें, तो भेलूपुर वाज मेंशन्ड इन ऑल द प्रिंट मीडियाज, सो दैट एक्चुअली हेल्प्ड, एंड देन माय डैड आल्सो केप्ट सेंडिंग क्लाइंट्स टू भेलूपुर, सो दैट इज हाउ इट ओवरऑल वर्कड। राइट। सो जैसा कि आपने बताया, तो एक और इससे एक सवाल अराइज होता है कि आपने बहुत कुछ झेल के आप यहाँ तक आए हैं। आपको आपकी झोली में किसी ने ये चीज़ नहीं दी। एग्जैक्टली आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइम को भी काटा है। सो इतना बड़ा बिजनेस संभालते संभालते आप अपना पर्सनल टाइम कैसे मैनेज करते हो? लाइक लोग एक बहुत बड़ा एक कोट बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। लाइक तो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जो कि ऑल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो इस ऑल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी के साथ आप अपना पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करते हो? देखो अश्विन, जब मैं बनारस आया था ना, मैं इस माइंडसेट से आया था कि मैं 5 डे वर्किंग वाला बंदा था। Yes. मैं सैटरडे संडे फ्री रहता था, और सैटरडे को हम लोग पार्टी करते थे और संडे को हम लोग सोते थे, ये फंडा होता था। Right. अब यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ तो सबने ये बताया कि संडे को तो स्टोर ओपन करना ही करना है क्योंकि बाहर वाले जो हैं वो लोग तो संडे को ही अपने घर परचेज करेंगे घर का सामान। बट आई मेड अ पॉइंट दैट, इवन टिल डेट मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप कितना भी कमा रहे हैं, ज़्यादा कम मैटर नहीं करता है, आप अपने लिए खुद के लिए कितना समय दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है आपकी वेल्थ जो है ना वो आइडेंटिफाई होती है। आज एक वेल्दी पर्सन सिर्फ पैसों से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप वेल्दी होते हो। आप अपने टाइम को अगर आप पर्सनल चीज़ों में या अपनी फैमिली में दे पाते हो तो आप वेल्दी होते हो। तो फ्रॉम डे वन मुझे याद है जब मैं बनारस आया था, आई हैड नथिंग टू डू, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज जॉइंड जिम। जिम की मेंबरशिप मैंने ली थी, और उस दिन से लेके आज तक मैंने जिम की मेंबरशिप कभी भी छोड़ी नहीं। क्योंकि दैट वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी विथ माई सेल्फ। वो चाहे मैं वर्कआउट में कोई बहुत हैवी केजीज ना उठाऊं, पर मैं खुद का टाइम खुद के साथ, मैं आज भी, आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर नाउ, एंड आई स्टिल गो टू द जिम, मे बी थोड़ा लेट, थोड़ा पहले, दैट इज़ डन, बट आई स्टिल गो टू द जिम। दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग योर मी टाइम। सेकेंड, जब आप अपना डे क्लोज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस के तरह 9 बजे 9:30 बजे ताला बंद करके ही अपने स्टोर से जाएं। अगर आप एक ढंग से मैनेज आप स्टोर चला रहे हैं, और अगर आपके स्टाफ्स आपकी सुन रहे हैं और आप एक मैनेजेबल सिचुएशन में हैं, तो जैसे मैं करता हूँ, मैं 8 बजे अपना स्टोर छोड़ देता हूँ। सीज़न टाइम की बात अलग है, सम डेज़ की बात अलग है, बट कोशिश करता हूँ कि मैं 8 o'clock तक स्टोर छोड़ दूँ, सो दैट आई हैव टाइम विथ माई वाइफ, आई हैव टाइम विथ माई किड्स एंड विथ माई पेरेंट्स। तो आप बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक इंसान हैं, जैसा कि आपने बताया। मैं ऐसा बोलूँगा तो नहीं क्योंकि माई वाइफ विल नो दिस कि मैं बहुत बड़ा फूडी भी हूँ उसके साथ साथ। तो आई कैन नॉट, बनारस में रह के फूडी नहीं हुए तो फिर मतलब क्या? तो मैं वर्कआउट इसलिए करता हूँ फॉर my mental peace, and also for for some calories that burns, and then रात को एक चॉकलेट खा लिया, फिर वो बराबर हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा पागल टाइप फ्रीक नहीं हूँ फॉर जिम, बट या आई डू बिलीव कि फिटनेस शुड बी योर प्राइम गोल टूवर्ड्स योर इन योर लाइफ। ओके, सो आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपने ना ऐसे इस ड्यूरेशन में, इस जर्नी में ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। मैं चाहता हूँ ना आप एक अपने लाइफ का अभी तक का एक सबसे बड़ा चैलेंज बताओ कि, और उस चैलेंज को सब आपने ओवरकम कैसे किया, और उस चैलेंज से सीखा क्या आपने? ओके, तो नॉट मैनी पीपल नो अबाउट दिस, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट। When we started this business in 2015, everything was going smooth. My first store जो सिगरा पे था, सडनली वहाँ के जो वो स्टोर छोटा तो पड़ ही रहा था, वहाँ पे जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, उनसे उनका उस एरिया का कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था। ओके, एंड दे डिसाइडेड that it was, we were there with them for 25 plus 30 years. Okay. And आप कहीं पर भी अगर 25-30 साल हो तो आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो कि आप यहीं पर हमेशा ही रहोगे। एंड सो बट वहाँ पे उनकी कुछ पर्सनल चैलेंजेस थी वहाँ के लैंडलॉर्ड्स की, एंड दे डिसाइडेड दैट
वी कैन नॉट कंटिन्यू देयर. ओके. एंड फॉर अस इट वाज अ बिग शॉक, क्योंकि सिगरा लोकेशन पे हमारा आप कह सकते हो कि मतलब इट वाज अ प्राइम लोकेशन फॉर अस, सेंटर ऑफ द सिटी एक्चुअली, सेंटर ऑफ द सिटी फॉर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स. तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम टिल वी डिसाइडेड टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन, it was a challenging period for our family. But I would say कि my dad, जो कि अभी 71-72 years के हैं, वो उस टाइम पे 67-65 के थे. उन्होंने तभी भी ये चीज़ नहीं सोचा कि समथिंग बैड इज़ हैपनिंग टू अस. वो इस मोटिव से थे कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, वी विल ओपन अनदर स्टोर. मतलब आई थिंक कि शायद अगर मेरे 25-30 साल की अगर मैं कहीं मेहनत कर लूँ और ऐसा कुछ हो तो मैं शायद कुछ इतना फास्ट डिसीजन ना ले पाऊँ. बट माई डैड गेव मी स्ट्रेंथ, एंड विथ हिज स्ट्रेंथ we opened a store at Rath Yatra at a prime location which was bigger, which was 3-4 times bigger than that store. So I think that was one challenging period जो हमारी लाइफ में था. But then हमने उसको ओवरकम ऐसे ही किया कि हमने उसके ऊपर पैर रखा और हम एक और स्टोर वेरी नाइस. तो जैसा कि आपने बताया कि अचानक से ये था और ये बहुत बड़ा शॉक था एक्चुअली, क्योंकि जहाँ पे आप 25-30 साल से हैं तो ये आपने सही बोला कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब तो यहीं रहना है, ठीक है, अब इनको ऐसे रेंट देते जाना है और यहीं पे रहना है. बट इस चीज़ से आप मोटिवेशन को कैसे रिलेट करते हो? क्या हर एक बिजनेसमैन को सेल्फ बिलीफ रखना चाहिए, हर वक्त मोटिवेटेड रहना चाहिए, और हर वक्त मोटिवेशन आती कहाँ से है? ये सेल्फ मोटिवेशन और बी मोटिवेटेड वाले में ये बीच में मतलब लोग फंस जाते हैं एक्चुअली. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो यार देखो, मैंने ये चीज़ समझ ली कि जो आपके स्टोर के अंदर हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है, पर जो बाहर के एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उसमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है. सो आपको मैंने क्या सीखा, इफ़ आई वुड से दैट कि वी हैव टू बी ओपन टू एनीथिंग दैट कम्स आवर वे. तो आज की डेट में अगर मेरे पास कोई बड़ा चैलेंज भी अगर आता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हिला देगा, उसके लिए भी मैं मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपको चैलेंजेस को फेस करने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा. अगर आप वहाँ से भाग जाओगे और ये सोचोगे कि अब ये चीज़ हम हैंडल ही नहीं कर सकते, तो शायद प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी. अगर आप वहाँ खड़े रहोगे, यू स्टूड देयर, एंड आई वुड टेल यू वी डिडंट क्लोज आवर, हमने वहाँ के बहुत पास वाले कृषि एक्सपोर्ट में जहाँ आज ऑफिस है BNI का, वहाँ पे हमने एक छोटे से स्टोर में टेम्परली शिफ्ट किया था. एंड तब तक हम वहाँ से मूव नहीं किए जब तक हमारा नया स्टोर बन नहीं गया. एंड आई थिंक दिस इज ऑल इट इज़. वी हैव टू स्टैंड एंड बी देयर फॉर द चैलेंजेस दैट वी आर. चैलेंजेस कभी बड़े नहीं होते, वो धीरे धीरे कम होते ही जाते हैं. और वो एक टाइम होता है जो आपका पास होना ही होना है. वो ये यूनिवर्स का ही रूल है कि वो धीरे धीरे वो टाइम पास होना ही होना है, आप कुछ भी कर लो. तो मेरे हिसाब से टू बी मोटिवेटेड यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ. मतलब आप खुद को जब तक आप इम्प्रूव कर रहे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है मत सोचिए, एंड देन सडनली जब ऐसा कुछ हो तो उसको भी फेस करिए एंड कीप मूविंग. सो दैट इज हाउ आई फील एनीबडी कैन बी मोटिवेटेड. वंडरफुल. इसी के साथ एक बहुत फेमस मतलब मैंने सुना था एक्चुअली, एक बहुत पुराना कोट भी था और एक एक्चुअली एक मिथ भी है कि बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हर साल खुलते हैं और 1-2 साल के अंदर ना शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है. तो स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स ना बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. यार इतने मन से मैंने बिजनेस चालू किया था, आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत कोशिश किया उस बिजनेस को चलाने का, बट नहीं चल पाया. तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियाँ की होंगी और ये 1-2 साल का फासला क्यों आता है? मतलब 1-2 साल में बिजनेसेस क्यों बंद हो जा रहे हैं? वेल अश्विन, मैं बहुत ज़्यादा तो इस सब चीज़ों में एजुकेटेड नहीं हूँ आई फील, बट आई वुड से कि शायद एक परसिवियरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते तो हैं पर शायद कई बार फॉलो नहीं कर पाते हैं. दूसरा, आज की डेट में मोबाइल और इंस्टाग्राम और फेसबुक के युग में देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ अराउंड अस, सो समटाइम्स वी फॉरगेट what we are here for. मतलब शायद हम जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपने बिजनेस का वो कई बार खो देते हैं. राइट. जैसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा है कि गिविंग पीपल अफोर्डेबल होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, एंड दैट हैज़ बिन आवर स्टेटमेंट फॉर एवर.
तो हम कभी भी उस चीज़ से डाइग्रेस नहीं होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में चलते हो या बहुत ज़्यादा नॉइज़ जैसे इंस्टाग्राम और सब चीज़ों पे कुछ अलग चीज़ें देख रहे हो जो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ बहुत ख़राब है और दूसरे की लाइफ अच्छी है, उस वजह से कई बार हम थोड़े डेविएट हो जाते हैं। So having said that, why you are saying startups fail is, I'm not a very big person to say on this, but I feel that शायद हम अपने मोटिव जो पहले दिन हमने सोचा है कि हमें ये अचीव करना है, उसको शायद बीच में भूल जाते हैं, और अगर जब इसको भूल जाते हैं तो फिर शायद हमारा स्टार्टअप फेल करने लगता है। So that is one thing I feel that आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो फुल हार्ट एंड सोल से करिए, थोड़ा पैसा लगाइए, बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा स्पेंड किसी ऐसी चीज़ों में मत करिए जिसके रिटर्न्स आपको नहीं आए। तो ये सब क्योंकि आपको ना मेरे हिसाब से बिजनेसेस विल नेवर रन बिकॉज ऑफ ओनली प्रॉफिट्स, दे विल एक्चुअली रन बिकॉज ऑफ सेविंग्स। So the amount of saving that you do on electricity, on your staffing, on your basics things, उससे आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई दिखने लगेगी। सो जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होगी वहाँ कोई भी बिजनेस शट नहीं होगा। एंड आई थिंक इसके साथ एक और पॉइंट आता है सेल्फ बिलीव का, कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है Definitely. और उस बिजनेस स्टार्ट के साथ ठीक है प्रॉब्लम्स आएंगे, स्टार्टअप बिजनेस क्योंकि किसी चीज़ को शुरू करना इतना आसान नहीं होता। True. अगर शुरू हमने कर दिया तो प्रॉब्लम्स आएंगे, ट्रू, लेकिन अगर आपके मन में बिलीव है दैट जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं फेस कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, तो आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हो, अगर पैसा हो चाहे ना हो, क्योंकि आपका ये मन आपके साथ है। आई एग्री आपके जो यूनिवर्स है दैट विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। Exactly. That's all about law of attraction, I guess. Yes, right? yes. Have you heard about law of attraction? Yes, I have. Do you believe in law of attraction? Definitely I do that. Okay. And I also I believe on the concept of manifestation also, कि आप जो सोचोगे वही होगा। तो जैसे मुझे अगर कोई नई गाड़ी अभी रिसेंटली मैंने ली है तो मैंने उसके बारे में जब सोचा था तो आई केप्ट थिंकिंग फॉर अबाउट 1 month 2 month एंड देन आई फाइनली परचेज्ड इट एंड आई फेल कि ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मतलब मैं अपने बिजनेसेस में भी या मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो जो वी डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग टॉक्स विद आवरसेल्व्स। सो आई फील दैट वो रॉन्ग टॉक्स हमें बंद करने चाहिए। वी शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि अगर जिम जा रहे हैं तो शायद बॉडी बनेगी बनेगी तो एक ना एक दिन तो वहाँ नहीं पहुँचोगे तो कहीं तो पहुँच जाओगे। तो यू आर एमिंग फॉर द स्टार्स, यू फॉल ऑन मून, दैट इज व्हाट इट इज सेड। तो वो फॉलो करो, मैनिफेस्ट करते रहो तो सब चलता रहेगा। ऐसा कुछ आपने मैनिफेस्ट किया और वो हो गया हो? यार मैंने ये वाला स्टोर मैनिफेस्ट किया था आई वुड से कि 2015 में जो हमने भेलूपुर में स्टोर किया था दैट वाज अ स्मॉल स्टोर फॉर 700 स्क्वायर फीट। आई हैड अ विजन कि मैं दिल्ली मुंबई जाता था, वहाँ के फर्निशिंग स्टोर्स देखता था। इट वाज अ बिग स्टोर, बिग सेटअप, वहाँ बड़े बड़े कर्टन सीलिंग से गिर रहे हैं एंड मैं सोचता था यार अभी तो मैंने 2015 में स्टोर ओपन किया, अब तो मैं एक और, एंड देन everything fell into place and in I think 3 or 4 months we in a span of 3 or 4 months we opened this store. So that was manifestation. I was thinking about it so much कि it happened and I would say that my parents have been very helpful in this. They never say no to मैं अगर किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ता हूँ। So that is one thing that I feel because of that I can do that. Wow. इसी के साथ एक और चीज़ आती है कि अगर ग्रे शोभा नहीं होता तो क्या होता? अरे बाप रे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ग्रे शोभा फॉर एग्जाम्पल फर्निशिंग स्टूडियो का बिजनेस नहीं होता और आपके पास कोई और बिजनेस करने का आइडिया होता तो आप अभी कहाँ होते? So Ashwin, if you are aware, I have a YouTube channel. Yes. So that is one thing that I am venturing into. So, but that is a different thing. But I am quite interested in branding. Wow. So मैं helping people build a brand या concept of building a brand या to start a brand, what you should do. Maybe that I could be doing if not Grey Shobha. And you are very good in creating a brand kind of things. I don't know, but maybe I can suggest good stuff to people. Alright. इसी के साथ एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोगों को एक 3 पॉइंट्स में
सजेस्ट करें कि अगर वो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं या फिर उनका मन है बिजनेस करने का, ठीक है, तो ऐसी कौन सी 3 बातों का वो ख्याल रखें सो दैट वो प्रॉफिटेबल हो सके और वो एक सक्सेसफुल स्केलेबल बिजनेस बना सके? ओके, सो सबसे पहले तो टीयर 2 सिटी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, और उन प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए आपके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना बिजनेस स्टार्ट करना या पैसा डालना तो फिर भी आसान है, पर उसको चलाने के लिए आपको लोग चाहिए, राइट? तो मैं सिर्फ स्टाफ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट भी करते हो तो आपको फॉर एग्जांपल जितने भी काम लगेंगे, टाइल्स करवाना, बोर्ड बनवाना, ये करना, शेल्फ्स बनवाना, राइट, आप उसमें ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। करेक्ट। तो वो वहाँ तक आपको खुद को होल्ड करके रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं शायद मुझे डिमोटिवेट हो जाऊँ, कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा टीयर 2 सिटी में कम होता है। तो आपको वो चीज़ों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉफिटेबिलिटी। यू हैव टू, जैसा मैंने पहले बोला, आपको अपने एक्सपेंसेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना पड़ेगा। आपको ये श्योर करना होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में स्पेंड नहीं कर रहे हो जिससे आपका मतलब ROI पूरा ही बिगड़ जाए, राइट। तो यू हैव टू कीप फोकसिंग देयर। One thing more people can do is, for example, they start a business, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ, they should bring a report अपने उसमें बिजनेस में कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अच्छा ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो ज़्यादा सेल हो रहा है। सो शायद उस पर आप और ज़्यादा फोकस कर सकते हो, एंड दैट कैन हेल्प इन प्रॉफिटेबिलिटी। एंड लास्टली आई फील कि अपने जो आपका जो विजन है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस ओनर बनना है, उसको कभी भी बंद मत करिएगा। कभी भी ये मत सोचना कि मैं शायद अभी 1 साल 2 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाया तो शायद मैं 5 साल में नहीं उखाड़ पाऊंगा। तो आई थिंक दैट विजन शुड ऑलवेज बी देयर, बिकॉज दैट विल ओनली ड्राइव यू। Exactly. There has to be one thing that should drive you, so that will always drive you, and I think these 3 things अगर combine हो जाएंगी तो business will always be profitable. Exactly. अच्छा, in the previous conversation you have told कि you don't believe so much in print media kind of things, right? So I think यहाँ पे हम एक रामबाण, एक सूर्योदय की तरह एक डिजिटल मार्केटिंग जैसा एक वर्ड आया आफ्टर 2020, राइट? और ऐसे तो पहले से था, बट 2020 एक कोविड के बाद से इतना ज़्यादा बूम किया कि लोगों का ट्रस्ट इस पे बढ़ता गया, बिकॉज ये एक रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग कंपनी है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सो इसका यूज़ आपने कैसे किया टू मेक ग्रे शोभा अ ब्रांड? सो मैं 2017-18 से ही कर रहा हूँ, एंड आई हैड अ फ्रेंड जिसने जो डिजिटल मार्केटिंग में थी एंड अभी भी हैं, उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारे बिज़नेस को एक ब्रांड बनाने में, एंड उनसे मैं कई सारी चीज़ें सीखता भी था, एंड उनसे काफ़ी सारी चीज़ें उनको सजेस्ट भी करता था। एंड हमने तब से अपने जो एक फ्लायर्स का एक बूम स्टार्ट हुआ था, इफ यू रिमेंबर, कि everybody started making their own flyers. Correct. And you know, so we made sure that we'll not do it ourselves, because if you're not good at something you should not do it. Exactly. We hired a digital marketing company, they made our flyers, they did something, tweaked our logos at times, jahan color combinations. So I feel digital marketing is a fantastic thing, and it's actually a boon for businesses. और इसमें मैं प्रिंट मीडिया से इसीलिए दूर हुआ क्योंकि इस तरीके की चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, बिकॉज़ इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है मुझे, इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, प्लस आप उसके एनालिटिक्स देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं कि आप, अब मुझे नहीं पता कि मेरे न्यूज़पेपर में कितने लोगों ने पलट के मेरी ऐड देखी होगी, बट इन डिजिटल मार्केटिंग यू कैन डू दैट। सो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एंड वी हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, वी हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक, वी डू अ लॉट ऑफ रील्स ऑल्सो। ये वाला जब स्टोर ओपन हुआ जवाहर नगर वाला, यहाँ पर भी हमने वीडियोस, और उससे लोगों में
एक अट्रैक्शन क्रिएट किया था एंड आई रिमेंबर उसी की वजह से हमारे यहाँ टर्नआउट्स बहुत अच्छे हुए थे बिकॉज वी ओपनड द स्टोर इन द मंथ ऑफ मई लास्ट ईयर विच वॉज मतलब ऐसा गर्मी के टाइम पे लोग आते नहीं है कहीं पे बट थैंकफुली वी हैड अ फैंटास्टिक टर्नआउट एंड इसका बहुत बड़ा श्रेय डिजिटल मार्केटिंग को और वीडियोस को जाता है. सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट डिजिटल मार्केटिंग कैन टेक योर बिजनेसेस टू एनी लेवल. एग्जैक्टली. तो इसी के साथ एक बहुत देर से इसको मैंने अपने मन में रखा था बट मैं पूछने जा रहा हूँ कि एज वी बिलोंग फ्रॉम वाराणसी, काशी, बनारस, वॉटेवर द नेम इज, राइट. सो इस नाम के साथ बहुत सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं इस जगह पे कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, राइट. तो ऐसी जगह पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के मार्केट कंडीशंस बहुत अलग हैं, आपको बहुत डायनामिक है. वो लोग कहते हैं ना कि बनारस में गाड़ी चलाना सीख लिया तो कहीं भी एग्जैक्टली. तो बनारस का बिजनेस कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जहाँ सीख ली तो कहीं भी कर लोगे. तो उसमें हम लोग सबसे पहला नाम बोलते हैं बनारस, यूपी में बनारस को. तो ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए अगर बनारस में किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, आइदर ही इज स्टूडेंट, चाहे वो 12th पास आउट है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है, चाहे वो कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया है, उसके मन में बिजनेस का प्लान वो करना चाहता है, तो कैसे शुरू कर सकता है इस बनारस के कंडीशंस को देखते हुए? यार बनारस को तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ना ये मतलब मैं मुंबई में रह चुका हूँ तो मुझे ये मिनी मुंबई ही लगता है यूपी का. मैं इसलिए बोलूँगा ना बिकॉज आई हैव फैक्ट्स ऑन इट. व्हाई आई से दिस? बिकॉज इफ यू सी मुंबई इज अ मिक्स ऑफ people who live in Dharavi also and also a mix of people who live in Bandra जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं. करेक्ट. सो बहुत कॉस्मोपॉलिटन है मुंबई. और बनारस को भी मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि बनारस में भी आपको हर तरह के लोग मिलेंगे. आपको बनारस में टॉप नॉच प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, आपको टॉप बिजनेस ओनर्स मिलेंगे जो कि इंटरनेशनली अपना बिजनेस कर रहे हैं, और उस तरह के लोग भी मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक अपनी इच्छाओं को भी पूरे करने में सक्षम धीरे धीरे हो रहे हैं. राइट. सो आपको ये समझना होगा कि बनारस की जो ऑडियंस है वो एक बहुत ही वाइड ऑडियंस है. तो आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा कि आपको दोनों सेगमेंट को कोशिश करना है टच करने का. ठीक है. आप ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ टॉप सेगमेंट को ही ट्रीट कर रहे हो या बॉटम सेगमेंट को ही ट्रीट कर रहे हो. अगर आप बनारस जैसे शहर में बिजनेस करने का सोच रहे हो तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जैसा मैंने बताया, और आपको एक बहुत वेरीड तरह के लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. तो यहाँ पे आपको अपना जो कैरेक्टर है उसको भी बहुत वैरायटी रखनी पड़ेगी. आपको हो सकता है कि आप एक देसी आदमी से भी बात करने के लिए कैपेबल रहना पड़ेगा और एक टॉप नॉच प्रोफेशनल्स के लिए भी आपको कैपेबल रहना होगा. सो whoever is planning to start a business in बनारस, a very warm welcome. प्लीज़ आइए, स्टार्ट करिए. एंड ये ज़रूर सोचिएगा कि आपको ऊपर जाना है, जितना चाहे ऊपर आप, द स्काई इज़ द लिमिट, आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, आप ऊपर जा सकते हो. आप अपनी देसीनेस को भी खोइए मत, और उस थॉट से आप बिज़नेस स्टार्ट करिए कि बनारस में कोई ऐसी चीज़ आप लेकर आ रहे हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. आप पहले देखो बनारस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हैं. अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अगर बिजनेस में घुसेंगे तो आप चाहे 12th ड्रॉप आउट हो चाहे 10th ड्रॉप आउट हो, आप बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. करेक्ट. सो इसके साथ एक चीज़ और है कि बनारस में ना बिज़नेस को लेके दिमाग लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है कि सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, रात में 8 बजे बंद करनी है, और खुद ही खोलेंगे. वो ट्रस्ट नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ पे. ठीक है. एंड आई थिंक उस बिज़नेस को, उस दुकान को मैं आज से 10 साल पहले भी वैसे ही देख रहा था और आज भी वैसे ही है. तो क्या एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते इसलिए उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, या समथिंग एल्स इज देयर? यार पता है क्या है, मैं जैसे मैंने बोला, आई एम नो वन टू से ऑन बिहाफ ऑफ मैनी पीपल, बट आई फील दैट बनारस में पीपल आर टू अटैच्ड to their businesses, which is not wrong. Even my dad is very attached to his business, and आपको अपने business से attached होना, there is nothing wrong in that, but आपको जैसा आपने बोला लोगों पे trust करना start करना पड़ेगा.
यू नो सो लोग कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपना 1 घंटा 2 घंटा अगर स्टोर पे नहीं रहेंगे तो शायद हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रॉपरली स्टोर को मैनेज करो, अपने प्रॉपर CCTVs लगाओ, मान लो आप स्टोर से पहले निकल जा रहे हो या लेट ज्वाइन कर रहे हो, आप उतने टाइम रिमोटली भी अपना स्टोर मैनेज कर सकते हो। आज की डेट में CCTVs लगा के CCTV में भी आप जो बोल रहा है बंदा वो भी सुन सकते हो। सो आप मैनेज करना चाहो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। करेक्ट। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बिजनेसेस का स्टाइल ऑफ वर्किंग थोड़ा सा ऐसा ही है कि सुबह को ताला खोलना है और रात को ताला बंद करना है। नो ऑफेंस टू देम, they can continue to do that, but I feel that the future is more about being free. जितना ज़्यादा आप खुद को फ्री कर पाओगे, आप शायद कुछ नई चीज़ें अपने बिजनेस में भी ला पाओगे और शायद कोई नई चीज़ें आप कर भी पाओगे। आज अगर जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आता है कि तुम अपना खुद का एक YouTube चैनल भी कर लेते हो, तुम दोनों स्टोर भी मैनेज कर लेते हो, तुम अपने वाइफ के स्टोर में भी उनको हेल्प कर देते हो, तो एंड उसके बाद एक YouTube चैनल कैसे चालू कर दे रहे हो, यू नो, डज दिस मेक सेंस टू यू? तो फॉर आई फील दैट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट विल मेक सेंस समडे। So if you are passionate about something, you can actually do it. Correct. And I feel उसके लिए आपको फ्री टाइम चाहिए, एंड खुद को थोड़ा सा फ्री करने से ही आप शायद अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे। दैट इज ये मेरी फिलॉसफी। एग्जैक्टली राइट। तो आपके सारे ब्रांचेस और सारे बिजनेसेस मिला के कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आपके यहाँ पे, एक लमसम? मैं अगर अपने दोनों स्टोर्स की बात करूँ तो वी आर अराउंड 22 स्टाफ्स, यस। एंड अगर मैं वाइफ का भी ऐड कर दूं तो थोड़ा सा अराउंड 30 हो जाएंगे। 30+ एम्प्लॉइज यू आर मैनेजिंग राइट नाउ? यस। कैसे मैनेज करते हैं आप, लाइक एज यू सेड दैट कि यार मुझे ऐसा लगता है ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस, यू नो, टॉक टू देम लाइक ह्यूमंस। उनसे अगर आप यही सोच के बैठोगे कि जो वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है शायद कोई झूठ ही बोल रहा होगा मुझे, अगर आप इसी सोच से बात करोगे तो वो आपसे अगली बार तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। शायद पहली बार नहीं बोला होगा पर अगली बार तो झूठ बोलेगा ही। एंड ये भी आप मान के चलो कि कुछ प्लस माइनस चलता ही रहता है बिजनेस में। सो उस माइंडसेट उसको भी आप इतना ज़्यादा होल्ड करके बैठोगे तो आप मेंटली बहुत इरिटेटेड हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहो, लोगों पे ट्रस्ट करो, and start treating your employees like humans and like your family members, and then it will be very easy, and keep in touch with them, you know। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ के दूसरे स्टोर के एम्प्लॉयज़ से भी टच में रहता हूँ। सो दैट इज बी अप्रोचेबल, ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें। yes, that is most important। मतलब my cabin is always open, anybody can come and talk any shit to me, and sometimes I feel कि कुछ ज़्यादा ही अप्रोचेबल है, पर फिर मुझे लगता है कि नहीं, that is important for me to manage them। Sometimes when I call them and tell them to come at wee hours कि मैं 9 बजे के बाद अभी आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है, तो they are there for that also। So that is how you manage। अच्छा, इस का लास्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक जाने से पहले आप एक चीज़ बनारस के बिजनेस ओनर्स को क्या बताना चाहेंगे कि जिससे उनका बिजनेस और अच्छा हो सके और वो और स्केल अप कर सके? यार आई फील दैट जैसा मैंने पहले कहा, योर विजन टूवर्ड्स योर बिजनेस शुड नेवर स्टॉप। योर विजन टू ग्रो योर बिजनेस, you know, to the number of X should not should not limit yourself, you should not limit yourself because of the city that you are in। तो मेरे हिसाब से जितने लोग बहुत अच्छा बिजनेस सब लोग कर रहे हैं, अपना विजन आप इंटैक्ट रखिए और सोचिए स्काई इज़ द लिमिट, बनारस इज़ द प्लेस जहाँ पे महादेव का आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि ये सिटी से इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी लोग टच कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्टॉपिंग। सो आई फील ये मत सोचिए कि आप एक स्मॉल सिटी में हैं, एक टियर 2 सिटी में, तो शायद आप एक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। हम ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं। Exactly. तो मेरे ख्याल से सब लोगों को ट्राई करना चाहिए, एंड मे बी वन डे वी विल डेफिनेटली रीच देयर। Wonderful, wonderful. Actually, it was very nice connecting with you. Thank you. We love your voice, your vision towards your business, and in fact, आप लोगों को बता रहे हो, लोगों को सिखाना चाहते हो, and in fact, you have a YouTube channel जहाँ पे आप लोगों को educate भी कर रहे हो अलग-अलग चीज़ों से. So you want to give to society. Yes. क्योंकि आप भी givers gain पे बहुत भरोसा करते हो, Yes. right? So we are Mastermind Gurukul signing off, and thanks for watching us. Thank you.